नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो लिखित है उसका भाग तीसरा पढ़ेंगे। इससे दो पहले भाग यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। तो हेमचंद्र जी गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। तो यह पंक्ति परीक्षा में पूछने के लिए आ चुकी है, ध्यान रखना इस बात का। भल्ला हुआ जो मारिया वहिण महारा कंतो, लज्जे जम तो बयसी अहो अहो जय भग्गा घर एन तो। भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। नेक्स्ट देखिए। जय सो न आवे दुए घर काए, अहो मुह तुझ बयणो ज खंडय तव सये सोप्य होय न मुझ। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष से दूसरा अर्थ, जो तेरे मुख पर चुम्बन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। नेक्स्ट देखिए। जे महो दृणा देहड़ा दय एवं पवसंतीर्ण, ताड़ गणंतिये अंगुलियों जज्जरिया ओ नहीड़। जो दिन या अवधि दयती अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गईं। नेक्स्ट देखिए। पिय संग में कहो निदड़ी, पियहो परखो केम केम मई भिन्नबे भिन्ना सिया निदन निंदन एवं एव न तेव। विद्यार्थियों, थोड़ी सी भाषा ऐसी यही बुक में। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे। मैं दोनों प्रकार से बिना सिता हुई न यो नींद न त्यों। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, द्वाश्रय काव्य, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे विद्वान हैं इसमें सोमप्रभ सूरी, इनके बारे में देख लीजिए। सोमप्रभ सूर्य ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध, कई बार रचना परीक्षा में पूछने के लिए आ गई और डेट भी आप याद रखेंगे, नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही
है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। अब देख लीजिए इनको। रावण जायो जहे दिअहे दह मोह एक शरीरो, चिंता बिय तय हे जड़णे कवणो पियाबौ खीरो। जिस दिन 10 मोह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किस में पिलाऊं। नेक्स्ट देखिए। बेस बिसिठै बार्य जय बे मनोहर गत, गंगा जल पखालियवे सुणिह कि होए पवित्र। बेस विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। नेक्स्ट देखिए। पिय हूँ थकिय सयलु दिणु तुहे बिरहग्गे किलंत, थोड़े जल जिमे मछलिय तल्लो बिल्ले करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी ब्रहाग्नि में वैसी ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। अब देखिए नेक्स्ट। जैनाचार्य मेरु तुंग। प्रश्न देखो यहां से बनते ही बनते हैं, और ये भी रचना पूछने के लिए कई बार परीक्षाओं में आ गई है। उनकी डेट और याद रखा करो अब, क्योंकि परीक्षा में डेट पूछना, सामान्य परीक्षाएं जो होती हैं जैसे टीजीटी पीजीटी या आरपीएस सीबीओ, अब डेटें पूछने लग गए ज़्यादा। नेट में जैसे डेट सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, उसी प्रक्रिया को एग्जामिनर इसमें भी फॉलो करने लग गए। इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। अब देखिए इस प्रसंग के दोहे। झाली तुट्टी किम न मोहे किम न हुए छरपुंज, हिंदय दोरी बंधियो जिम मंकड़ तिम मुंज। टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, यानी टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, छार पुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। मुंज भड़य मुड़ा लवय जुब्बड़ गयम न झूर, जय शक्कर सैखंड थिय तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछता, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जामते पक्षय संपजय सामते पहली होए, मुंज भड़य मुड़ला वय बिघन न बेढ़य कोई। जो मत या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती विघ्न। नेक्स्ट देखिए।
विघ्न विघ्न किसी को न घेरे। आगे देखिए, बाह बिछोड़बे जिह तुह हयऊ तेवं का दोष, हिय यदिष्ठिय जय नीरसय जाड़व मुंज सरोस। बाह छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूं, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। एव जम्बो नग्गो हम गेव भड़ सिर खगुन भग्गो, तिखा तुरियों न माड़ियां गोरी गली न लगो। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुबटों के सिर पर खड़ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटगल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। अब देखिए विद्याधर जी के बारे में। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भय भज्य बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुक्त चले, मर हट्ठा धिट्ठा लग्य कट्ठा सो रट्ठा भ पले, चंपारण कंपा पब्बो झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे, काशी सर राणा कियो पाड़ा विद्याहर बड़ मंतिवरे। यदि विद्याधर को सामयिक कब माना जाए तो उनका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में जा सकता है। तो ये आप देख लेंगे। अब सारंगधर, देखो सारंगधर से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, आप ध्यान रखना इस बात का। तो देखो सारंगधर इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। अब देखिए इसको। नूनम बादल बादम ल छा खेय पसरी निहस्राण शब्द खरह, शस्त्रुम पाड़े लुटाल तोड़ हिनसोम एवं भड़ंत्युद भटाह, झूठे गर्व भरा मघाल सहसों रे कंत मेरे कहे, कंठे पाग निवेश जा शरणम श्री मल्लदेवम विभुम। ये एक श्लोक है।
इसको देखिए यहाँ से। परंपरा से प्रसिद्ध और सारंगधर ने हम्बीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुसरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृतिक पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिली। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हम्बीर रासो हाँ देखिए हाँ के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। ढोला मार्य ढिल्य मय मुच्य मेच्छ शरीर पुरजल जज्जल्ला मंतवर चलिय वीर हम्बीर। चलिय वीर हम्बीर पाव भर मेयण कंपय दिगम दिगमग रहे अंधार धूल सुर रह आच्छा एह। दिगमग रहे अंधार आड़ खुरसाड़ुक उल्ला दर मरे दमस विपक्ष मार ढिल्ली मह ढोला। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद दे रखा है। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रिवर जज्जल को करके वीर हम्बीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है। धूल के रथ को आच्छादित करती है, ओल में खुरासानी ले आए। विपक्षियों को विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों। पिंधव दृढ़ सन्नाह बाह ऊपर पखर दय बंधु समद रण धसे ओ साय हम्बीर बहड़ लय। अड्डुअ अड़ह पह भमऊ खग्ग रिपु शीसय झल्लऊ पखर पखर ठेल पेल पब्बय अफालऊ। हम्मीर कज्ज जज्जल भड़य कोहा अड़ल मह मह जलऊ। सुल्तान शीस कर बाल दय तज कलेवर दय चलऊ। विद्यार्थियों इसका भी आप हिंदी अनुवाद देख लीजिए। दृढ़ सन्नाह पहले वाहनों के ऊपर पखरें डाली, बांधवों से विदा लेकर रण में धंसा। हम्मीर शाह का वचन लेकर तारों को नव पथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं, पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हम्मीर के कार्यों के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूं। सुल्तान के सिर पर खड़ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। पव भर दर मरु धरण तरण रह दुल्य झंप्य कमठ पिठ टरपर्य मेरु मंदर सिर कंप्य। कोहे चलय हम्मीर वीर गय जुह सन जुत्ते के आओ कठ हा कंद मुच्छ मेच्छ के पुत्ती। चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई, गज यूथ
के साथ वीर हमवीर क्रुद्ध होकर चले। म्लेच्छों के पुत्र का कष्ट करके जो उठे और मूर्छित हो गई। अब देखिए यहां से, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान के बीच बीच में देश भाषा के कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन कुछ महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी नेपाल गए थे। वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे, छंद, गाथा आदि देखिए आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण देखिए। रज्जलुद्ध अलसान बुद्ध बिक्कम बले हारल, पास बय से विषबास राय गयनेसर मारल, मारंतराय रणरोल पड्डो में इन हा सद्द हुआ, सुर राय नयर नर अर रमणे बाम नयन पड़फुर्य ध्व। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है, उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। पुरुषत्वेन पुरुषौ ने पुरुषौ जन्म मत्तेन, जलदानेन हो जलो नहो जलो पुंज ओ धूमो। वैसी ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कताओ तुरक बर कर बार जाय ते बेगार धर आने बाभन बरुआ मथा चढ़ाबे गाय का चरुआ। हिंदू बोले दू रहे निकार, छोटो तुरका भवकी मार। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी ओ आर नर विद्या बड़ बनाकर ही रखे जाते थे। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा
के अनुसार अपभ्रंश की कविता में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे हाँ देखिए, जैसे जुब्बड़ गयम न झूर, गए को यौवन को न झूर, गए यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। तो आप संदर्भ देख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहाँ से इसका संदर्भ लिया है। और कल की वीडियो में हम यहाँ से आपका वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 पढ़ेंगे। यहाँ से अब आपकी समझ में ये इतिहास अच्छा आएगा, क्योंकि इससे पहले की जो भाषा थी वो कम समझ में आ सकती है आपके लिए, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनकी समझ में तो ठीक आया होगा। लेकिन अब यहाँ से आपकी समझ में आएगा। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।